आदाब नाज़रीन, इनमें आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशान नबी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर में हम एक बड़ी खबर पर चर्चा करते हैं जिस पर हम अपने कुछ खास मेहमानों को भी मदऊ करते हैं। मेहमानों का मैं तारुफ कराना चाहूंगी शोकिया कुरैशी साहिबा जो कि पीडीपी से जुड़ी हुई है, ज़मीर पंडित साहब कांग्रेस से हैं और मुजफ्फर डार साहब जो कांग्रेस से है। और ज़मीर साहब आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लीडरों की वापसी हो रही है पीडीपी में, तो इस बात से ये बात तो वाजिह होती है कि अभी पीडीपी जो है वो खत्म नहीं हुई है। सियासत में इम्कानात के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते, इससे तो ये बात साबित होती है। ज़मीर पंडित साहब। जी शुक्रिया इंशा जी, और मेरी तरफ से आपको जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको मेरी तरफ सलाम और आदाब। देखिए, सबसे पहले जो आपने बात की है ये घर वापसी की, जो हमारे सुनील जी उन्होंने अभी बताया कि हमारे जो शोकिया जी उन्होंने बताइए घर वापसी। देखिए, जब इंसान कोई पार्टी में आता है, कोई पार्टी ज्वाइन करता है, ये मेरा नजरिया है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ किसी पार्टी में जाने से पहले सबसे पहले हम उस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो जानना जरूरी है। और लेकिन दूसरी बात यह है कि जब किसी पार्टी में कोई लॉबिज्म होता है, जब एक पार्टी में अलग अलग सोच अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं, तो फिर क्या होता है कि वही वो पार्टी फिर बिखर जाती है। क्योंकि जो और सबसे मुझे लगता है ये कि मेरा पर्सनल जाती मानना है कि अगर जो लीडरान उस टाइम भागे थे, जब पीडीपी टूट गई थी, उस टाइम मुझे लगा था कि शायद जो उन लीडरों का कहना था, मुझे मेरा पर्सनल फील है कि एक डिक्टेटरशिप की तरफ वो उस टाइम उनकी सोच जा रही थी। तो शायद जब वो पार्टी टूट गई थी, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उस पार्टी में बहुत ज्यादा लॉबिज्म बन चुका था। और बात रही घर वापसी की, जो हमारे साथी है उन्होंने अच्छा कहा कि जो घर वापसी होती है ये एक नाकामी होती है, क्योंकि पीडीपी से जो लीडर उस टाइम भागे थे वो शायद ये सोच के भागे थे कि शायद हम इंडिपेंडेंटली या किसी और पार्टी में जाकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अभी असेंबली इलेक्शंस में आए, उन्होंने लड़ा, तब उनको ये दिखा कि नहीं, हमारा वजूद जो था वो पार्टी के बेस पे था। क्योंकि जब 2014 में उन्होंने शायद जीता था, वो पार्टी के फेस पे उन्होंने जीता था। वो लेकिन अभी जो असेंबली इलेक्शंस हुए वो लड़के जब उनकी नाकामी सामने आई, तो मुझे लगता है अब उन्होंने अब इसको घर वापसी का नाम दिया है। मेरा बिल्कुल मानना है कि घर वापसी एक नाकामी होती है और कुछ नहीं है। और जो हमारे सुनील जी ने तारिक करा साहब की बात की है, एक मिनट में कंक्लूड करता हूँ। जी। और तारिक करा जी की जो बात, हमारे भी पीसीसी के प्रेसिडेंट भी है, मुझे एक तो वो ऐसे वाहिद लीडर है, जब हमारा एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ तो उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। और मुझे लगता है जो उन्होंने दूसरी बात कही कि उनका सही नहीं जा रहा है कांग्रेस में, शायद मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। क्योंकि जब से वो पीसीसी के प्रेसिडेंट बने हैं हमारे कांग्रेस में, जो उन्होंने 2 कैंडिडेट्स को जो उन्होंने मैंडेट दिया था, जैसे हमारे इरफान हफीज साहब है, जैसे हमारे निजामुद्दीन साहब है, उनको ना, और दोनों ने जीत हासिल की और बड़े बड़े माध्यम से उन्होंने जीता है। ये हमारा मानना है कि मुझे लगता है कि तारिक अहमद करा साहब बिल्कुल इस पार्टी को प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारा मानना है। घर वापसी का नाम इसे दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि अवाम का जो मयार है या अवाम का जो एतमाद है, किस हद तक ये पॉसिबल है कि अब पीडीपी अवाम को अपने गिरफ्त में फिर से ले सकती है? देखिए इंशा जी, क्या होता है कि मैं ये बता दूं आपको, जो हमारे भाई ने अभी बताया कि जो पार्टी छोड़ के गए थे, शायद इस बेस पे भी छोड़ के गए होंगे कुछ लीडरान जिनको मैंडेट नहीं मिला होगा। मैं मानता हूँ ये चीज। लेकिन जब उन्होंने अपना देखा, जब उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना इलेक्शन लड़ा, तो उनको पता चला शायद कि हमारे जो पर्सनल वोट बैंक है 2000 4000 जितने भी उनके पर्सनल वोट थे, उससे हम कोई भी इलेक्शन को विन नहीं कर सकते हैं। शायद जब उन्होंने 2014 में लड़ा होगा तब उन्होंने पार्टी के बेसिस पे इलेक्शन जीता होगा, ये मेरा एक मानना है। दूसरे, आपने अभी एक बात बताई कि जो सियासत में आता है वो बच्चा नहीं होता, लेकिन आज से भी इनमें से कुछ लीडरान ऐसे हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिनके फादर्स ने शायद वो जो बैकग्राउंड बनाया था, फिर उनके पॉलिटिकल ग्राउंड पे चल के शायद एमएलए बने। कौन है वो? कुछ लोगों का आप नाम यहाँ पे बता सकते हैं? जैसे आपने अभी एजाज साहब की बात की, अभी एजाज साहब ने भी जो ज्वाइन किया आज, आपने उनका भी थोड़ा बैकग्राउंड जो पॉलिटिकल रह चुका है, बस मैं आपको ये बता दूं। और दूसरी बात जो आपने दूसरी चीज में आपको ये बता, मुझे लगता है अब जो ये कश्मीर है, यहाँ के लोग अब समझ चुके हैं इस चीज को। चाहे कोई भी नेता किसी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से हो, लोगों को अब काम चाहिए, लोगों को अब पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कल को खड़ा होता है, लेकिन वो लोगों की उम्मीदों पर उतर पाता है,
तो मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि वो हमेशा लोगों के नजर में विनर रहेगा, एक अच्छा लीडर रहेगा। अब मुझे लगता है पार्टीज का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ने वाला नहीं है आगे की आने वाली सियासत में। जी मैम। कांग्रेस ने दिया था ये बीजेपी। जमीर पंडित साहब, आप इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप भी तमाम चीजों पर अपनी निगाह रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले बात मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर आपने अपने घर को किसी से मतलब अगर आप अपने घर में किसी मेहमान को बुलाते हैं, इसका अगर उस मेहमान को 10 या 15 या किसी टाइम रहने के लिए टाइम देते हैं, तो वो मेहमान आपके घर को जाने लगता है। वैसे ही एक मशवरा जब लोगों ने पीडीपी को एतमाद दिया था 2014 में, तब शायद उन्होंने भी ये सोच के हम अब सेल्फ रूल हो चुके, तब भी जैसे उमर साहब ने कई बार कहा कि हमने महबूबा जी को, मुफ्ती सईद साहब को बोला था हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, विदाउट हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे उन्होंने भी बताया आप हमारे साथ हुकूमत बनाइए, बीजेपी को इन्वॉल्व मत कीजिए। लेकिन क्या रीजन रह चुके, ये पीडीपी जानी होगी कि क्यों उन्होंने एनसीपी या कांग्रेस के साथ अलायंस करके एक हुकूमत नहीं बनाई, उन्होंने फिर बीजेपी को यहाँ पे लाया। ये सही बात है, मैंने आपको अभी बोला, अगर आप किसी मेहमान को अपने घर में काफी समय के लिए रखते वो आपके घर को जरूर जानेगा। उनकी वो शायद, मुझे लगता है कि बीजेपी की पहले से प्लानिंग, कैसे हमें इनको एतमाद देना है, कैसे हमें हुकूमत में आना है, कैसे पूरा जो एब्रोगेशन ऑफ 370 है ना, ये पूरा एक प्लान बना के था उनको। बीजेपी के पास पूरा प्लान था कि पहले हुकूमत में आएंगे, कश्मीर के लोगों को जानेंगे, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालना, हर चीज उनको प्लानिंग में था। कब हमें अलायंस को तोड़ना है और फिर कब इसको एब्रोगेट, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना है। जब आम लोगों की बात ये बात आम लोगों की समझ में आती है, तो पीडीपी को ये बात अब क्यों नहीं समझ में आई? ये मैं अपने आज भी अपने आपसे ये सवाल पूछता हूँ। और जो आपने बोला कि जो यही बेरोजगारी, आपने शौकिया जी ने बोला कि यहाँ के बच्चे 11 बजे तक सोए रहते हैं, बेरोजगारी, मैं वही बोल रहा हूँ, बेरोजगारी तभी से आई ना, ये तो तभी से स्टार्ट हुई जब से जो हमारी बीजेपी की सरकार है वो कश्मीर से स्टार्ट हुई, फिर एब्रोगेशन हुआ, फिर हमारा जब से हमारा फिर हम यूटी बन गई, तो तब से स्टार्ट हुआ। लेकिन इसके बेस क्या है? इसका बेस तो वही है ना, जब बीजेपी और बीजेपी के अलायंस, ये मेरा मानना है। और आपने और एक बात कही थी कि अभी सुनील जी ने हमने बोला था कि हमें रियासत में लड़ना है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कांग्रेस ने अभी एक मुहिम चलाई थी, जो अभी यहाँ ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारी रियासत हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस मुहिम चला रहा था। और उसी दौरान जो हमारा ये पाकिस्तान के जो पहलगाम अटैक हो, उसके बाद उन्होंने एक अच्छी मुहिम चलाई थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर कोई पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करे, अपने चलिए ठीक है। शौकिया साहिबा, आपसे मेरा अमीर साहब, शौकिया साहिबा, जबीर पंडित साहब और मुजफ्फर डार साहब, आप चारों मेहमानों का दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त एएनएन न्यूज को दे दिया। फिर से होगी मुलाकात इस चर्चे पे कि क्या पीडीपी घर वापसी के बाद किस तरह से जमीनी सतह पर उभर कर सामने आ जाएगी, वो भी एक सियासी लहर साबित होगी या आरजी, ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए एएनएन न्यूज। आदाब।